हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आज अपने VSR अड्डा पे आज से कंटिन्यू करंट अफेयर लेकर आया हूं। जो पहले हम लेकर आ रहे थे कभी किसी टाइम कभी किसी टाइम, तो आज से हम रेगुलर आएंगे, टाइम पे आएंगे। ठीक है, आपका टाइमिंग डेली का रहेगा मॉर्निंग 8 o'clock, 8:30 मॉर्निंग में हम डेली लाइव आएंगे करंट अफेयर क्लास लेके। तो आज से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आज का जो सबसे पहला सवाल है कि हाल ही में किसे बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया। अभी जो बिम्स्टेक है उसके बारे में हम देखेंगे, बिम्स्टेक होता क्या है। पहले देखते हैं कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। तो छूट गया था, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। तो इसके अभी जो बने हैं, कौन बने हैं, तो ये है सर आपके इंद्रानी पांडे। इंद्रानी पांडे जी हैं जो अभी बिम्स्टेक के अभी क्या बने हैं, सेक्रेटरी बने हैं, महासचिव बने हैं। अभी ये कौन थे, इनके बारे में हम थोड़ा देखेंगे डिटेल में। तो देखिए सर, ये क्या है कि हाल ही में तेंजिन लोकफेल के स्थान पे, जो इसके पहले जो सेक्रेटरी थे, जो बिम्स्टेक के अभी जो बने हैं, इनके पहले जो थे कौन थे, तेंजिन लेकफेल के स्थान पे भारत के इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। अभी भारत के जो है आपके इंद्रानी पांडे, इनको नियुक्त किया गया बिम्स्टेक के क्या महासचिव। किनके जगह पे नियुक्त किया गया है, तो सर तेंजिन लेकफेल के जगह पे। किनके जगह पे, तेंजिन लेकफेल के जगह पे। ठीक है, और इंद्रानी पांडे बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय है। देखिए सवाल क्या आएगा कि बिम्स्टेक के जो महासचिव बने हैं पहले भारतीय, उनका नाम क्या है। ये देखो, पहला बने तो फर्स्ट विल बी फर्स्ट। आज पहला का तो बात ही अलग है। पहला बार, जैसे पहली बार स्कूल जाते हो, उसका एक याद है, पहला प्यार, समझ रहे हो, यादें होता है, चाहे कुछ भी हो। पहला तो फर्स्ट, जो हमेशा फर्स्ट रहेगा भैया, वो फर्स्ट ही रहेगा। तो इनका नाम जब भी लिया जाएगा तो गर्व के साथ पहले भारतीय नागरिक में लिया जाएगा जो बिम्स्टेक के सेक्रेटरी बने हैं। ठीक है, दूसरा, इंद्रानी पांडे इससे पूर्व जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थानीय प्रतिनिधि थे। मतलब कि अभी आपको अगर लग रहा होगा कि इंद्रानी पांडे ये लाइफ में पहली बार बने, तो भैया पहली बार नहीं बने। भले ये फर्स्ट इंडियन है जो बने हैं, लेकिन इसके पहले ये कुछ में जैसे ऑलरेडी ये सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। आपका जैसे पूर्व में जिनेवा में हो गए, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अब अलग अलग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी ये सेक्रेटरी रह चुके हैं। ठीक है, और देखते हैं इनके बारे में। इंद्रानी पांडे 1990 बैच के IAS अधिकारी, ये 1990 बैच के, 1990 बैच के क्या इंद्रानी पांडे जी IAS अधिकारी है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे हमारे वीडियो देख रहे होंगे, इसीलिए वो बोलता है कि बाबू एक बार UPSC क्लियर कर लो, IAS बन जाओ। ये मत सोचो कि IAS बन गए उसका रिटायर हो गया तो घर आके बढ़ेगा, नहीं। रिटायर होने के बाद देखते हुए कितना डायरेक्टर जनरल, कितना सारा पोर्टफोलियो, रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड IPS है, बड़े बड़े अधिकारी को पोर्टफोलियो दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, इसके पीछे रीजन होता है। बिकॉज वो उतना दिन जब सर्व करते हैं तो उनके पास ही हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ही हैज वास्ट एक्सपीरियंस, मतलब ही हैज सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स रिलेटेड टू हिज पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो उनके पास सूझबूझ, एक अनुभव, एक सोचने का तरीका, एक समझने का तरीका बहुत बेहतरीन उनके अंदर जागृत हो जाता है। इसलिए देखते होंगे कि जितनी बड़े बड़े पोर्टफोलियो पे देखते होंगे, वहां का महानिदेशक ये है, यहाँ का महासचिव ये है, तो सुनते होंगे कि ये 1980 बैच के रिटायर्ड है, ये 2000 बैच के रिटायर्ड है, ऐसे सुनते होंगे। तो इन लोगों को इसीलिए दिया जाता है बिकॉज दे आर द क्रीम माइंड। समझ रहे हो, IAS जो बंदा बनता है, बोला जाता है उसका सिलेक्शन रेशियो 0.33% होता है। समझ लो 100 में से मात्र 0.33 में वो सिलेक्ट हुए थे उस टाइम पे। उसके बाद वो सर्व किए, उनके बाद लॉट ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस गेन किए। उन सब चीजों को फिर से चाहता है भारत सरकार हो गया फिर कोई भी कि वो अपना सेवा दे। समझ रहे हो, इसलिए जरूर कोशिश करना, एक बार UPSC क्लियर हो या ना हो अलग बात है, लेकिन प्रयास जरूर करना देने का, ताकि उस फेज में जब आप तैयारी करोगे तो इतना नॉलेज गेन कर लोगे। देखो, राजा बनने के लिए पहले राजा बनने की तैयारी आपका होना चाहिए। अगर आप राजा बनना चाहते हो तो राजा वाली आपकी सोच होनी चाहिए, आपका चाल चलन, बोलने का ढंग, हर चीज राजा जैसा होना चाहिए। क्योंकि जो बनना चाहते हैं उसके लिए आपको ऐसा पहले खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
समझ रहे हो? चलो ठीक है, तो ये था आज का पहला सवाल। तो समझ गए बिम्स्टेक का जो अभी जनरल सेक्रेटरी बने हैं, कौन बने हैं बताइए? तो अभी इंद्राणी पांडे जी बने हैं। ये 1990 बैच के आईएएस अधिकारी थे। इसके पहले वो अंतरराष्ट्रीय संगठन और जिनेवा के पूर्व ये सेक्रेटरी रह चुके हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है सर। हाँ, ये बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा देखते हैं, क्या बिम्स्टेक है क्या सर? आपको लग रहा होगा सर बिम्स्टेक क्या है, तो देखो सर इसका फुल फॉर्म क्या है सर? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। और ये इस्टेब्लिशमेंट इसका स्थापना कब किया गया था? तो सर इसका स्थापना 1997 में किया गया था, 1997 में किया गया था। तो बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ था सर? तो 1997 में हुआ था। और मैं बता दूं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ भी 1997 ही है, और वो बस 2 मई को आता है, 2 मई 97 को। ठीक है, यही मेरा डेट ऑफ बर्थ भी है। उसी टाइम में बिम्स्टेक बस 1997 में ही इसका क्या हुआ, स्थापना हुआ है। उसी टाइम हम भी लॉन्च हो ही गए थे 2 मई 1997 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां पे है? बिम्स्टेक का पूछेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो सर इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ढाका में। कहां है? ढाका में है। और ये क्या है सर? तो देखिए ये बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। कहने का मतलब क्या हुआ, क्या बोला इसमें देखिए, इट इज एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखिए ये क्या है? एक इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ कंट्रीज बॉर्डरिंग और एडजेसेंट टू द बे ऑफ बंगाल। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो बे ऑफ बंगाल है, अगर मैं बात करूं, ये जो आप देखते होगे इसे नक्शा से जाता होगा, तो यहां जो आपको ये जो दिखता है आपको बे ऑफ बंगाल, चलो मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके आपको समझा देता हूं। चलो एक एक करके अभी हम देख लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में। देखो अभी हम पढ़ क्या रहे थे, तो देखो इसका स्थापना कब हुआ था और कैसे, अभी हम देख लिए कौन है अभी इसके। तो देखो ये क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन है क्या, मान के चलो ये देख रहे हो इधर आपका क्या है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है। देखते हो ये बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ये आपका क्या है सर? ये बे ऑफ बंगाल है। तो इससे सटे हुए जितना भी, जैसे आप देखते होगे यहाँ पे, इधर आपको श्रीलंका दिख जाता होगा, फिर इधर आओगे तो आपको मालदीव वगैरह दिख जाता होगा, फिर इधर आप आओगे इधर तो म्यांमार दिख जाता होगा, बांग्लादेश दिख जाता होगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि बे ऑफ बंगाल से, किससे? बे ऑफ बंगाल से जितना भी इर्द गिर्द में, बे ऑफ बंगाल से जितने भी इर्द गिर्द में सटे हुए उसका जो राज्य है, जो देश है, उससे जो भी बॉर्डर है शेयर करता है, मतलब इंडिया का क्या बे ऑफ बंगाल है, जो भी बॉर्डर है शेयर करता है। ठीक है, तो उसका एक क्या है, एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कहने का है आर्थिक सहयोग के लिए, मतलब एक सारा जो कंट्री होगा, मान लो म्यांमार हो गया आपका, श्रीलंका हो गया, फिर आपका जितना भी अगल बगल में कंट्री है, सब सारा लोग मिलके आर्थिक सहयोग, जैसे कोई भी तरह का अगर उधर काम होता है, कोई भी तरह का दिक्कत होता है, तो आपस में एक संगठन बना हुआ है, जैसे किसे ब्रिक्स बना हुआ है, ब्रिक्स बना हुआ है, G20 बना हुआ है, उसी तरह से एक संगठन है। ठीक है, इसमें लोग आपस में आर्थिक सहयोग करते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, कि देखिए देश का पहला नौसेना सीधे संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? मतलब कि इन विच स्टेट विल द कंट्रीज फर्स्ट नवल वेलर म्यूजियम विल बी बिल्ट। यहां पे देखो वेलर, ये जो देख रहा हो ना, सौर, सिरे नहीं है, सौर है ये, वेलर सौर है। वेलर का मतलब होता है सौर, सौर समझ रहे हो, सौर मतलब कुछ आप ऐसा, मतलब बहुत इतना बढ़िया काम करते हो, मतलब देश के लिए कुछ ऐसा आप काम करते हो जिससे आपका पूरा देश प्राउड फील करे, देश को आपसे फायदा हो, देश का वेलर मतलब योद्धा वाला कोई काम किया हो। तो अभी जो नौसेना का जो सौर्य संग्रहालय बना है, अभी वो कहां बना भारत में? तो सर वो कहां पे बना है? तो सर वो उत्तर प्रदेश में बना है। कहां बना है? तो सर वो जो सौर्य संग्रहालय बना है, वेलर म्यूजियम बना है, इंडियन नेवी का जो वेलर म्यूजियम बना है, वो कहां पे बना है? तो सर वो उत्तर प्रदेश में बना है। कहां बना है? वो उत्तर प्रदेश में बना है।
और उसमें क्या है सर, तो देखिए उसमें क्या क्या रखा हुआ रहेगा। तो सर उसमें इन दिस म्यूजियम आपका मिसाइल, युद्धपोत, टारपीडो से लेकर भारतीय नौसेना के पूरे इतिहास से जुड़ी यादगार वस्तुओं को दर्शाया जाएगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जब इंडियन नेवी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जब इंडियन नेवी का स्थापना हुआ तो वहां से लेके या फिर इंडियन नेवी का जितना भी वारशिप जंग में यूज हुआ होगा या फिर जो भी एयरशिप, जो भी उस पे जो फाइटर जहाज वहां से जो टेक ऑफ किया होगा, जो भी यहाँ पे युद्ध जाके बम्बार्डिंग किया होगा, तो जो जहाज वहां पे यूज किया गया होगा, वो सारा चीज मतलब नेवी से रिलेटेड जितनी चीजें है, जिसे या तो युद्ध में जंग लड़ी गई हो या फिर मान के चलो शांति के टाइम पे कहीं पे ऐसा कोई समुद्र में कोई चक्रवात आ गया हो जहां पे नेवी वाला जाके सपोर्ट किए गए हो, तो उस टाइम पे जो बोट यूज किया गया होगा, जो कुछ भी नेवी से रिलेटेड चीजें हैं, सारा चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसके अलावा संग्रहालय में भारत के 5000 साल पुराने नौसैनिक इतिहास से संबंधित जानकारियां भी दी जाएगी। मतलब आज से 5000 साल पहले तक, जैसे आज अगर 2023 चल रहा है तो 2023 से अगर 5000 साल पहले तक नौसेना से रिलेटेड मतलब नेवी से रिलेटेड जो भी चीजें जानकारी होगी, सारा चीजें इट विल बी अवेलेबल इन द म्यूजियम। इफ यू वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट इंडियन नेवी, देन आई विल से जस्ट विजिट वेलर म्यूजियम। आप एक बार वेलर म्यूजियम जरूर आप विजिट करिए। ठीक है, सौर जो म्यूजियम है वहां पे जाइए, आप सौर संग्रहालय में जरूर एक बार विजिट करिए, वहां इंडियन नेवी से रिलेटेड सारा चीजें आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो और थोड़ा सा इसमें कुछ और जानकारी ले लेते हैं थोड़ा सा। सर क्या है सर, तो भारतीय नौसेना के बारे में, इंडियन नेवी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं सर। अगर इंडियन नेवी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो सर देखिए भारतीय सेना का ये क्या है, एक ये देखिए मैरीटाइम विंग। मैरीटाइम विंग मतलब कहने का मतलब ये जो देख रहे होंगे सामुद्रिक अंग, मतलब कि जो जैसे फोर्सेस का 3 विंग है, एयर विंग मतलब एयरफोर्स वाला हो गया, देखते होंगे थल जल वायु। जो थल जो देखता है, जितना भी थल से रिलेटेड मतलब कि जितना भी ग्राउंड पे एक्टिविटी होगा उसको जो कुछ भी देख रेख करेगा, कौन है वो, थल सेना बोले तो इंडियन आर्मी। और आपका इंडियन नेवी जिसको जल जो बोलते हैं ना, जल थल वायु बोलते हैं ना, तो इंडियन नेवी जितना भी समुद्र से रिलेटेड जितना भी देख रेख जो कुछ भी होगा सारा कौन देखेगा, इंडियन नेवी। ठीक है, और जितना भी एयर स्पेस में कुछ भी अगर आपका मतलब कि इनेमी का दुश्मन का जहाज अगर एंट्री कर रहा है या फिर कोई घुस ना जाए या फिर हमेशा रेडी रहने को, कुछ भी हो तो हमेशा तैयार रहेंगे बमबार्डिंग के लिए, तो सब सारा एयर स्पेस का पूरा कौन देखता है, एयरफोर्स देखता है। तो तीनों का अलग अलग है। तो ये क्या है, ये तो ये क्या है, इंडियन, ये क्या है, ये मैरीटाइम विंग है। ठीक है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ये क्या है सर, तो मैरीटाइम विंग है किसका, इंडियन आर्म फोर्सेस का। ठीक है, इंडियन आर्मी नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस का। ठीक है, और नौसेना दिवस कब मनाते हैं, तो सर नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं सर, तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को। और अभी जो है इंडियन नेवी के चीफ कौन है, अभी इंडियन नेवी के चीफ कौन है, तो सर कौन है अभी, एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार अभी इंडियन नेवी के चीफ हैं। ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है, बताओ, एयर मार्शल वी आर चौधरी। ठीक है, और इंडियन आर्मी का चीफ कौन है, ये आप हमें कमेंट करके बताना कि हु इज द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, आर्मी के चीफ कौन है। ठीक है, आप बताओगे हमें, ये कमेंट करके आप हमें बताना कि अभी आर्मी के चीफ कौन है। ठीक है, मैं लास्ट का एक हिंट दे देता हूं, उनका टाइटल जो नाम है लास्ट में पांडे आता है टाइटल, बाकी आगे आप इतना हिंट दे दिया हूं, इतना हिंट से चाहो तो आप आराम से हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं सर अगला कि 4th एशियन पैरा गेम्स में भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। ये जो सुमित अंतिल जो है
सुमित अंतिल जी जो है, अभी जो चल रहा है अभी फोर्थ एशियन गेम्स, जो फोर्थ एशियन पैरा गेम चल रहा है, उसमें जो स्वर्ण पदक जीते हैं वो किस चीज में जीते हैं? तो सर वो जीते हैं भाला फेंक में। किसमें? जैवलिन थ्रो में। देखिए बात अगर जब भी अगर जैवलिन थ्रो की चले तो भैया नीरज चोपड़ा का नाम तो आना जरूरी है। फिर देखो नीरज चोपड़ा इस बार एशियन गेम में अभी देखो गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, समझ रहे हो ना। तो वो और पैरा देखो ये क्या चला, पैरा बोले तो पैरालंपिक बोलते हैं, मतलब कि वैसे लोग जो दिव्यांग लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, उन लोग भी, ऐसा नहीं है यार कि किसी का अगर विकलांग है तो कुछ नहीं कर सकते, करने को बहुत कुछ है यार। देखो ये भी तो विकलांग है, इनसे मिलो। जो पैरा गेम्स में जो जीते हैं सुमित अंतिल जी, लेके देखो आज पूरा हम इनके बारे में पूरा दुनिया सुन रही है इनको। विकलांग होते हुए भर में भी स्वर्ण पदक जीते हैं। किस में जीते हैं? तो सर जैवलिन थ्रो में जीते हैं। ठीक है, देखिए एक इनके बारे में देख लेते हैं। तो सुमित अंतिल ने 23.29 मीटर के थ्रो के साथ एशियन पैरा गेम्स रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशियन रिकॉर्ड को तोड़ दिया। देखिए एक साथ जैसे ही भाई साहब सुमित अंतिल जी ने 73.29 का जैसे ही थ्रो फेंका उतना दूर तक, वैसे ही इसने कौन कौन सा रिकॉर्ड तोड़ दिया? तीनों रिकॉर्ड तोड़ा है। देखिए एशियन पैरा गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ा, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा और एशियन रिकॉर्ड को भी तोड़ा। समझ रहे ना? ये जब जैसे ही नया इनका पुराना रिकॉर्ड टूटता है तो भैया नया रिकॉर्ड बनता है। एक चीज बता दूं, रिकॉर्ड बनता ही है तोड़ने के लिए। तो जिंदगी में हमेशा कोशिश यही रखना कि दूसरा का रिकॉर्ड तोड़ने से बेहतर है खुद का रिकॉर्ड तोड़े। अगर आज आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो कल आप 2 घंटा 5 मिनट पढ़ो, अगले दिन 2 घंटा 10 मिनट पढ़ो, अगले दिन 2 घंटा 15 मिनट पढ़ो, खुद का रिकॉर्ड तोड़ो। अगर आप 4 मैथ आज सोल्व किए हो तो कल 5 मैथ सोल्व करो। आज अगर आप करंट अफेयर में 10 करंट अफेयर पढ़े हो तो कोशिश करो कि कल एक और करंट अफेयर जान जाए। मतलब डेली कुछ इंप्रूव करो, सेल्फ इंप्रूव करते रहो खुद में। तो देखना जैसे ही जब खुद में इंप्रूवमेंट लाओगे तो ऑटोमेटिक, अगर आप डेली एक एक, बोला जाता है जैसे हम छोटे थे तो हमारे पिताजी बोलते थे, तो उस टाइम हम छोटे थे करीब 1 या 2 में पढ़ते थे, तो उस टाइम बोलते थे बाबू तुम डेली अगर इंग्लिश में 5 अगर वर्ड मीनिंग याद करेगा तो सोच के देखो 1 महीना में तुम अगर एक दिन में अगर 5 याद करेगा तो 1 महीना में 30, यानी 30 दिन होता है, यानी कि 30 पंचा 150, मतलब 1 महीने में 150 150 तुम मीनिंग याद कर जाओ। तो सोचो साल भर में कितना याद करोगे। तो एक हम मोटिवेशन लेते थे और ज्यादा कुछ नहीं था, डेली मात्र 5 याद करना था बस। डेली 5 याद करते थे और वीक में एक बार रिवीजन कर लेते थे, बस वैसे याद होते गया। और बहुत सारा देखो याद है। तो आप भी चाहो तो एक छोटा छोटा इंप्रूवमेंट लाके लाइफ में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट ला सकते हो। तो एक बड़ा लक्ष्य को पाने के लिए उसको छोटे छोटे लक्ष्य में तोड़ो। हम बता रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं, कुछ ही दिनों में आपके अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी देखते हैं इसके बारे में और क्या है। इस बार भारत की ओर से 4th एशियाई पैरा खेलों में 303 एथलीट भाग ले रहे हैं। इस बार कितने जो पैरालंपिक में कितने लोग भाग ले रहे हैं? तो सर 303, ठीक है, 303 प्लेयर भाग लिए हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इसमें से जो स्वर्ण पदक जीते हैं कौन सा प्लेयर है और किस खेल में जीते हैं। तो सबसे पहले नाम लेते हैं सर प्राची यादव। सबसे पहला नाम लेते हैं सर किनका? प्राची यादव जी का नाम ले लेते हैं। चलिए सबसे पहला प्राची यादव। प्राची यादव किसमें? तो सर KL2 में क्या जीती है? गोल्ड मेडल। प्राची यादव जीती किसमें है? कौन सा एथलीट में जीती है? तो सर ये कैनोज वुमेन KL2 में जीती है। क्या जीती है सर? गोल्ड जीती है। दूसरा कौन है? रुबीना फ्रांसिस। कौन है? रुबीना फ्रांसिस। रुबीना फ्रांसिस किसमें, कौन से में जीती है गोल्ड मेडल? तो शूटिंग में जीती है। किसमें जीती है? शूटिंग में जीती है। फिर देखते हैं सर परवीन कुमार। परवीन कुमार कौन से एथलेटिक में जीते हैं गोल्ड मेडल? तो सर मेंस हाई जंप में। किसमें? हाई जंप में। हाई जंप में गोल्ड जीतने वाले कौन है? परवीन कुमार। दूसरा देखते हैं सर कपिल परमार। कपिल परमार गोल्ड मेडल जीते हैं। किसमें जीते हैं? तो सर जूडो में जीते हैं। कितने केजी वाला में जीते हैं? तो पुरुष वाला में 60 केजी वाला में जीते हैं। कितने में?
60 केजी में ये गोल्ड मेडल जीते हैं कपिल परमार। चलो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, अब चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट अगला, व्हेन इज वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? हर साल पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो चलो इस सवाल का हम जवाब जरूर देंगे, उसके पहले हम एक बार पोलियो का इतिहास के बारे में देख लेते हैं। क्या है भैया इतिहास? तो देखिए सर, ये जोनास साल्के के जन्म के उपलक्ष्य, चलो मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूं, यहां पे व्हाइट ले लेता हूं। हाँ, जोनास साल्के के जन्म के उपलक्ष्य में 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। अब देखिए सवाल ये आता है कि सर हर साल, चलिए इस सवाल का जवाब तो लास्ट में नहीं देंगे। ये हर साल जो 24 अक्टूबर को हम पोलियो दिवस मनाते हैं सर, तो किन के उपलक्ष्य में मनाते हैं? जैसे टीचर्स डे मनाते हैं तो किसी के उपलक्ष्य मनाते हैं, या फिर टीचर डे हो गया, या फिर थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको बढ़िया से दिखे। इतना बड़ा नहीं भाई, थोड़ा सा बड़ा होना बस। चलो चलिए टेक्निकल महोदय बता दीजिए, सही है? हमारा रॉकी टेक्निकल बॉय है, बहुत बेहतरीन बंदा, बहुत मेहनत कर रहा, और खुद में भी ये बंदा देखो खुद सेल्फ इंप्रूव कर रहा। मैं सबके सामने बता रहा हूं आपको, हमारा टेक्निकल का बंदा खुद में, पहले बंदा को बढ़िया से टाइप तक नहीं करना आता था, आज बढ़िया से देखो पीपीटी भी बना रहा है, स्लाइड बना रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। एंड वी ऑल आर डूइंग हार्ड वर्क यार। तो हम चाहेंगे आप लोग जरूर सपोर्ट करो, थोड़ा वीडियो को शेयर करो भी, चैनल नया हर कोई, बिकॉज हम लोग कोई बड़े चैनल वाले हैं नहीं कि हर कोई जानेगा हमें, लेकिन आप लोग ही हैं जो हमें यहां से यहां तक पहुंचा सकते हैं। ये आप कर सकते हैं, हमें भरोसा है कि आप जरूर शेयर भी करेंगे और दोस्तों को भेजेंगे भी। ठीक है, चलो देखते हैं कि ये किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सर ये जोनास साल के जन्म के उपलक्ष्य में, इनका जो जन्म लिए थे जोनास साल, उनके जन्म के उपलक्ष्य में हम लोग हर साल 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाते हैं। ठीक है, पूरे विश्व में। ठीक है, और इनके बारे में देख लेते हैं। जोनास साल पहले अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पोलियो वैक्सीन विकसित की। देखो आखिर आपको लग रहा होगा, देखो इसीलिए बोलते हैं कि जिंदगी में भाई कुछ ऐसा कर जाओ ना कि दुनिया आपको याद रखे। आज जोनास साल के नहीं है, फिर भी दुनिया इनको याद रखे। क्यों? क्योंकि इन्होंने पोलियो वैक्सीन का विकास किया था। जैसे भी कोरोना आया था ना, तो कोरोना का वैक्सीन आने लगा था। कोरोना का तो देखना कुछ दिनों बाद वैक्सीन, जब उस टाइम का पोलियो जो चल रहा था, तो जो पोलियो का जो वैक्सीन का जो विकास किए थे कोई और नहीं किए थे, वो जोनास साल के किए थे। ठीक है, वो कहां के रहने वाले थे? तो सर वो अमेरिका के रहने वाले थे। इसीलिए इनके जन्म के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में पोलियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, परंतु ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी, जिसको ओपीवी बोलते हैं ना, ओरल ओपीवी, देखो लिखते हैं ओपीवी, मतलब कि ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी, ओपीवी बोले तो ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी। तो परंतु ओपीवी को व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, जिसे अल्बर्ट साबिन द्वारा विकसित किया गया था। मतलब समझ रहे हो, उस टाइम जोनास साल्के ने तो विकसित कर दिया पोलियो का वैक्सीन, लेकिन जैसा भी अभी देखो कोरोना आया था, तो उसमें 2-3 तरह का लोग चल रहा था, 2-3 तरह का चल रहा था वैक्सीन। कोई बोल रहा था कि नहीं ये वाला लोग तो ज्यादा काम करेगा, ये वाला लोग नहीं 80% ही काम करता है, ये वो लोग तो बोलता था नहीं ज्यादा, जब बहुत ज्यादा बुखार आ जाएगा। उसी टाइम से उस समय जब पोलियो का जब वैक्सीन का विकास हुआ था, तो उस टाइम एक और थे जिनका जो नाम था अल्बर्ट साबिन। इन्होंने भी एक और वैक्सीन का निर्माण किया था जिसको बोलते थे ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये उस टाइम क्या था, ज्यादा चर्चित में था और ज्यादा ही उस टाइम कारगर साबित हो रहा था। ठीक है, सॉरी, उद्देश्य देखिए, थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूं। आखिर जो पोलियो वाला चल रहा था, आखिर में उसका क्या उद्देश्य था? जैसे देखिए उद्देश्य क्या था, पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाना। मतलब कहने का मतलब, लोग क्या था पहले पोलियो से बहुत डर जाते थे। पोलियो हो गया मतलब लोग को लगता था कि जैसे भाई अब तो इसका कोई इलाज ही नहीं होगा, अब पोलियो मार दे मतलब जिंदगी खत्म है। नहीं, तो उस टाइम क्या था, इन्होंने क्या लोगों को
जो बोलते हैं देखते हैं पोलियो उन्मूलन केंद्र करके रहता होगा अभी भी, आज से पहले 2-5 साल पहले भी देखते होंगे, पहले आशा वार्ड जो लेडीज लोग रहती थी और भी बहुत लोग जो हॉस्पिटल वाले देखते होंगे पकड़ पकड़ के लोगों को पोलियो का बूंद 2-2 ड्रॉप डालता जाता था, देखते होंगे ना पहले पोलियो का बूंद, छोटा बच्चा तो नहीं देना ही देना ऐसे करके दिया जाता था। तो क्यों लोगों को जागरूक करना, सच बता रहे हैं यही रीजन है कि भारत आज पोलियो फ्री हो गया। कब फ्री हुआ अभी हम आगे अभी इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए इसका मेन मोटो क्या था, तो मोटो यही था सर कि पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के लिए लोगों को जागरूक करना, मतलब जागरूकता बढ़ाना, लोगों को बताना कि ये जो इलाज है भैया लाइलाज नहीं है, इसका इलाज है, ये संभव है, तुम्हारा इलाज ठीक हो सकता है, लोगों को बताना। और देखिए भारत को 2014 में पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था, मतलब कि अपना आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा जो भारत है 2014 में पोलियो फ्री हो गया है, मतलब कि पोलियो मुक्त हो गया है, मतलब कोई पोलियो का उतना पेशेंट नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। पूरा भारत जो है पोलियो मुक्त है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और इसका, और देखिए पोलियो होता कैसे है। अब आपको ये चल रहा होगा सर पोलियो बारे बता रहे हैं तो सर पोलियो होता कैसे, तो देखिए कैसे होता सर, वायरस के कारण होने वाली संक्रामक बीमारी पोलियो क्या है, तो इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस। ये क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि वायरस के द्वारा होता है, मतलब इन्फेक्शियस बोले तो संक्रामक बीमारी है, मतलब वायरस के द्वारा फैलने वाला, आपको अगर हो गया तो दूसरे को हो जाएगा, ऐसे वायरस के थ्रू फैलने वाला बीमारी है जो बहुत इन्फेक्शियस है, ठीक है। इससे होता क्या है, तो देखिए एक करता क्या है, आखिर अगर ये है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखिए क्या होता है इसमें सर कि ये जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते, मतलब कि विच अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, मतलब जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम लगा हुआ उसको क्या कर देता है, उसको बहुत इफेक्ट करता है, मतलब उस पर ज्यादा बुरा इम्पैक्ट डालता है। देखते होंगे पोलियो वाला को ऐसे टेढ़ा हो जाता होगा, ऐसे ऐसे करके मुंह बनाता होगा, ऐसे हाथ टेढ़ा हो जाता होगा, किसी का पैर टेढ़ा हो जाता होगा, ऐसे वाला देखते हो सब क्या पोलियो वाला, वो सब ये सब पोलियो वाला, ठीक है। ये इसके किसके क्या होता है, ये नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए, और जब 24 अक्टूबर को हर साल पोलियो दिवस मनाया जाता है तो सवाल आ जाता है कि सर 23 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो सर 23 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल स्नो लीपर डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्नो बोले तो बर्फ, हिम बोले तो बर्फ, जो बर्फ तरफ जो लेपर्ड वगैरह रहता है ना उनके लिए क्या होता है, इंटरनेशनल स्नो लीपर डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो सर 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्नो लीपर डे मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पोलियो डे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं सर, अगला क्या है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं सर। हाँ देखिए सर क्या बोल रहा है, आपको ऑप्शन देखते ही पता लग जाए, बोल क्या रहा कि सर अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है, या मनाया जाता है। मतलब कि देखो कुल्लू मनाली, एक सुनते होगे कि अब हर किसी का जिसका शादी ब्याह भी होता होगा बोलता होगा कहाँ जाओगे भाई हनीमून, तो कुल्लू मनाली जाएंगे, सुनते होगे ना कुल्लू मनाली जाना, यहाँ जाना वहां जाना, तो कुल्लू मनाली शब्द से कुल्लू मनाली है कहाँ है भैया, हिमाचल प्रदेश में, हर किसी को पता है। कांगड़ा, धर्मशाला, ये सब जितना भी जगह है किधर है, सब जितना घूमने का जगह उधर ही है, ठीक है। तो कुल्लू मनाली, तो ऑप्शन देखते हैं मार दोगे कहाँ है, तो सर ये हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल क्या सवाल पूछ रहा था कि इंटरनेशनल 26 अक्टूबर 2023 कुल्लू दशहरा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी, मतलब कि जो 26 अक्टूबर 2023 को जो मनाया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है या किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जा रहा है, तो सर वो कहां मनाया जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है सर इसमें, क्या है इसका विशेषता, आखिर जो चर्चा में आ रखा है क्यों है। चलिए आपको भी लग रहा होगा कि जैसे आपके माइंड में चल रहा होगा सर दशहरा तो हर जगह मनाया जा रहा है, बिहार में मनाया जा रहा है, यूपी मनाया जा रहा है, दिल्ली मनाया जा रहा है, बंगाल में मनाया जा रहा है, हर जगह दशहरा मनाया जा रहा है। तो आखिर कुल्लू में जो दशहरा मनाया जा रहा है सर, इंटरनेशनल कुल्लू में जो दशहरा मनाया जा रहा है फेस्टिवल, क्यों, आखिर क्यों ऐसा, तो देखते हैं भी उसके बारे में। देखिए क्या बोल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव
शुरू हिमाचल प्रदेश राज्य की कुल्लू घाटी में मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए जब बाकी देश के हिस्सों में, इसका रीजन क्या, जो देखिए जब बाकी देश के हिस्सों में दशहरा का त्योहार खत्म हो जाता है, जब बाकी देश के हिस्सों में दशहरा का त्योहार खत्म हो जाता है, तब कुल्लू में एक सप्ताह के लिए अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव शुरू होता है। मतलब समझ रहे हो, अगर कल दशहरा खत्म हो गया था तो बिल्कुल अफसोस मत करो कि अरे यार अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो दशहरा यार अब तो एक साल बाद आएगा। नहीं, एक जगह है कुल्लू में, एक जगह है, वहां पे क्या है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू एक जगह है जहां पे जब पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में जब दशहरा खत्म हो जाता है तो एक सप्ताह के लिए अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव वहां पे चलता है। अगर आप चाहें तो जाके वहां घूम सकते हैं, वहां दशहरा देख सकते हैं। अगर आपके पास लग रहा है कि रुपया पैसा दशहरा घूमने में बच गया हो तो थोड़ा बहुत और जुगाड़ कर सकते हैं, जुगाड़ करो और निकल जाओ और अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव मना के आओ। और फिर जब तक लौटोगे तो धीरे धीरे दिवाली का माहौल बन ही जाएगा, फिर दिवाली में लग जाना। बस भाई हो गया, अब ना तो कुल्लू जाना, मनाली जाना है, मैं बस बता रहा था, जाना नहीं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अभी है मौका, लेकिन अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। भाई दशहरा दिवाली हर साल आएगा, लेकिन बोर्ड का एग्जाम बार बार नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो हमेशा कहने के लिए तुम्हारे क्लास वाला, अगर तुम इस बार नहीं बढ़िया नंबर लाओगे, अगर अच्छा नंबर लाओगे तो तुम्हें बढ़िया कॉलेज, बढ़िया जगह इंस्टीट्यूट में जाओगे। अगर नहीं लाओगे तो बस फेल कर जाओगे तो तुम वहीं रहोगे। तुम्हारा बगल वाला साथी पढ़ रहा था तुम्हारे साथ, गया पटना में, वो निकल जाएगा दिल्ली, तुम वहीं रह जाओगे। सिर्फ पढ़ो अभी मन लगा के। दशहरा दिवाली हर साल आएगा, जाते रहेगा। जो कुछ बन जाओ, फिर जब चाहो तब दशहरा मनाओ, दिवाली मनाओ, कोई बोलने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलो जाना हो तो भाई तुम्हारी मर्जी, चले जाना। अगर पैसा वैसा चाहिए तो बता देना, 100-200 तुम्हें भी हम दे देंगे। ठीक है, आ जाओ, देख लो इधर। वे इन द दशहरा फेस्टिवल इन, हाँ ये तो हो गया। चलो हाँ, इसमें होता क्या है तो सर देखिए, भगवान रघुनाथ के सम्मान में वर्ष 1960 से अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। मतलब भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो थे, उनके सम्मान में, उनके रिस्पेक्ट में, उनके ऑनर में 1960 से अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। मतलब कि ये मत सोचना कि इस साल वहां पे चल रहा, नहीं भैया, 1960, समझ रहे हो, 1960 से अभी तक चल रहा है ये। मतलब हर साल ये चलते रहता है। सच बताएं तो कभी मौका मिले तो एक आध दो बार जाना जरूर, देखना जरूर, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं आज का जो आखिरी टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं, आपके लिए थोड़ा बढ़िया रहेगा। फिर बोलोगे सर दिख नहीं रहा है। चलो ठीक है, आई थिंक ये सही है। टेक्निकल महोदय थोड़ा बताएं, सही है क्या? सही है, थोड़ा और बताएं, क्या लेफ्ट करूं? सही है, चलिए चलिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान का। चलो यहां पे लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं। ये है साहब आपका तुर्कमेनिस्तान, बड़ा करके बोल्ड में लिख देता हूं। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, अभी हम देखेंगे तुर्कमेनिस्तान के बारे में। तुर्कमेनिस्तान का राजधानी कहाँ है, उसका मुद्रा क्या है, उसके अगल बगल सटे हुए देश कौन सा है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, वहां का सबसे ऊंचा जगह कौन सा है, वहां का नदी कौन सा है। ठीक है, तो देखिए सर, तुर्कमेनिस्तान है जो आपको दिख रहा है। चलो मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, पेन का सेट कर देता हूं। चलो देखिए, ये सर आपका ये जो देख रहे हो, ये जो स्टार मारा हुआ ये वाला, ये सर आपका तुर्कमेनिस्तान है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, ये इसकी राजधानी कौन सी है तो सर इसकी राजधानी है अशगाबाद। इसकी राजधानी कहां है सर आपका? अशगाबाद है। ठीक है, और इसका मुद्रा कौन सा है तो इसका तुर्कमेनिस्तानी मनात है। इसका मुद्रा कौन सा है? तुर्कमेनिस्तानी मनात। मनात, आप लास्ट का ये वाला मनात याद रखोगे। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान से आपको ये याद ही हो जाएगा तुर्कमेनिस्तानी, जैसे हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी याद हो जाएगा ना, पाकिस्तान से पाकिस्तानी होता है ना, उसी तरह से तुर्कमेनिस्तान से तुर्कमेनिस्तानी।
अफगानिस्तान से अफगानिस्तानी बोलते हैं ना, तो तुर्कमेनिस्तान से तुर्कमेनिस्तानी तो याद रहेगा ही आपको। आपको बस लास्ट का इतना याद कर लेना है, मन्नात। यहाँ का मुद्रा क्या है, तो तुर्कमेनिस्तानी मन्नात, ठीक है। और इसके पड़ोसी देश कौन कौन सा है, तो सर देख लीजिए, ये है आपका ईरान। पड़ोसी देश इसका कौन सा है, ईरान, तजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, और ये आपका रहा सर कैस्पियन सी। ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा है सर, चलो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, थोड़ा मैप के बारे में थोड़ा आपको जूम करके बता देता हूं। आ जाओ, थोड़ा बड़ा हो जा। चलो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसमें थोड़ा अच्छा से समझोगे। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, थोड़ा इसको समझो, कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या आ रहा है, क्या थोड़ा सा इधर लाए, ठीक है, अब सही है। चलिए गुड। देखो थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन मैं मैं बताना क्या चाह रहा हूं, पहले आप उसको समझो। जब भी आप अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ो या फिर वर्ल्ड के बारे में जानो, तो उसका मैप जरूर दिमाग में रखो। जैसे आपको अगर यहां से आपको मान के चलो कि जैसे मुंबई से दिल्ली जाना आपको, तो यू हैव टू नो द रूट आपको पता होना चाहिए, चाहे बाई एयर जाओ, बाई ट्रेन जाओ, बाई रोड जाओ, जैसे भी जाओ। रूट कैसे पता लगेगा, तो अगल बगल को उसका ज्योग्राफिकल आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको मैप पता होना चाहिए, अगल बगल से जो भी उसका टेरिटरी है वो आपको पता होना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे कि तुर्कमेनिस्तान के बारे में, तो इसका कौन कौन सा पड़ोसी देश है, तो देखो ये है आपका ईरान। पहले तो देखो ये है आपका तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये आपकी राजधानी, इसकी कैपिटल कौन सी है, तो इसकी राजधानी है सर अशगाबाद। इसकी राजधानी कौन सा है, अशगाबाद है, ठीक है। और ये रहा तुर्कमेनिस्तान। इसके जो इर्द गिर्द पड़ोसी देश है वो आपका हो गया सर तजाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, इधर अफगानिस्तान, ये आपका रहा इंडिया। देखो ये आपका इंडिया से थोड़ा सा ऊपर बढ़ो, चलो नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 अफगानिस्तान, फिर ये रहा आपका तुर्कमेनिस्तान। यहां से देखो मतलब बीच में अफगानिस्तान, फिर यह तुर्कमेनिस्तान, इधर आ जाओ तजाकिस्तान रहा, इधर कजाकिस्तान रहा, ये आपका इराक हो गया, थोड़ा दूर आ जाओ, ये आपका ईरान रहा। ये ऊपर में आ जाओ कजाकिस्तान, ये आपका आ गया रसिया। रसिया कहां पे, ऊपर में है, नॉर्थ साइड में अगर बढ़ोगे इधर तो रसिया है। और ये क्या है आपका कैस्पियन सी है। ये क्या है सर आपका कैस्पियन सी, ये जो देख रहे हो आप आपका ये कैस्पियन सी, तो वर्ल्ड का सबसे, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। चलो इसको मैं जूम इन करके, अब आप मैप देख लिए होंगे, तो थोड़ा सा आ जाओ भाई इधर। देखिए और क्या है सर, तो तुर्कमेनिस्तान में 5 यूनेस्को साइट है। कितना है, 5 यूनेस्को साइट। कितना है सर, 5 यूनेस्को साइट है। कितना तुर्कमेनिस्तान में कितना यूनेस्को साइट है, तो सर 5 यूनेस्को साइट हो गया। और देखिए तुर्कमेनिस्तान का सबसे ऊंचा स्थान, तुर्कमेनिस्तान का सबसे ऊंचा स्थान उसका नाम क्या है सर, तो उसका नाम है आईरीबोबो। लिख देता हूं मैं आईरीबोबो, इस क्या नाम है, आईरीबोबो, सबसे ऊंचा स्थान का नाम है। और तुर्कमेनिस्तान की सबसे लंबी नदी, जो तुर्कमेनिस्तान का जो सबसे लंबा नदी है, उस नदी का नाम क्या है, अमू दरिया। उस नदी का नाम क्या है, अमू दरिया। उस नदी का नाम क्या है, अमू दरिया, ठीक है। तो ये आपका था पूरा आपका आज का इतना। तो बच्चों ये था आपका पूरा करंट अफेयर का। तो कल से 8:30 में मैं आपके लिए करंट अफेयर का लेकर आऊंगा क्लास, ठीक है। तो आप जरूर अटेंड करना और कोशिश करना कि आप लाइव अटेंड करो।
कलम अच्छे से और नए नए टॉपिक पे, जो अभी अगर आप चाहते हो कि रिसेंट में कोई टॉपिक चल रहा है मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज आप कमेंट में जरूर करना। और वीडियो में इतने धैर्य के साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए उमंग के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।